हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल माइंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोड अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो दोस्तों ये टॉपिक जो है थोड़ा काफ़ी लंबा है, इसलिए इसको हम 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो जो है वो पार्ट 1 है। तो दोस्तों मेरा नाम है नंदन दत्ता और मैं बीटेक एलएलबी हूँ और मैं पिछले कई सालों से यूपीएससी सिविल सर्विस एज वेल एज जुडिशियल सर्विस के लिए पढ़ाते आया हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। तो जो जुरिस्डिक्शन की जब बात करते हैं सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की, तो जुरिस्डिक्शन मेनली ऑफ 3 टाइप्स। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जुरिस्डिक्शन है, जैसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, ऐसे बहुत सारे जुरिस्डिक्शन हैं। लेकिन जब मेन जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं तो मेनली ये 3 कैटेगरी के नाम आते हैं, दैट इज़ सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन मतलब जो सिविल कोर्ट के सिविल केसेस के या सिविल सूट के जो सब्जेक्ट मैटर है उसके एक जुरिस्डिक्शन है, तो वो सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन में आ जाता है। पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन मतलब हर एक सूट के एक वैल्यूएशन होता है, तो अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन एक्ट हर एक सिविल सूट में एक वैल्यूएशन करके उस वैल्यूएशन को मेंशन करना होता है, और हर एक कोर्ट के जो वैल्यूएशन है उसकी वैल्यूएशन की एक लिमिट है। उस कोर्ट में उसी वैल्यूएशन तक की केसेस लड़ा जा सकता है, तो दैट इज़ द पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। और जो तीसरा आता है वो है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मेनली सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जुरिस्डिक्शन अमंग दिस 3। वो इसलिए है क्योंकि जब भी कोई कोर्ट में केस लड़ा जाता है और उसके बाद जब उसकी डिक्री आता है या ऑर्डर आता है, तो वो उसको अगर चैलेंज किया जाता है अपील में, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसके सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, उस कोर्ट के सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन में वो केस था कि नहीं। अगर सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन में नहीं था तो वो जो डिक्री या ऑर्डर पास किया है कोर्ट ने, दैट विल बी वॉइड एब इनिशियो और दैट विल बी एन इरेगुलर और इलीगल ऑर्डर। तो उस ऑर्डर को पर से वॉइड या नल डिक्लेयर कर दिया जा सकता है। लेकिन ये केस पिक्यूनियरी या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के साथ ऐसा नहीं है। पिक्यूनियरी और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो बात की गई है, दैट इज़ मेनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए किया गया है, इसलिए ये एक बताया गया है, क्योंकि जो हायर कोर्ट होता है उसमें प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, और हायर कोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए हर एक कोर्ट के लोअर कोर्ट से लेकर के हायर कोर्ट तक के एक पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन मेंशन कर दिया गया है। और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की जो बात है वो टेरिटरी में लिमिटेड है। नाउ सपोज देयर इज़ ए सूट बिटवीन ए एंड बी। नाउ A resides in Delhi and B resides in Kerala, and the cause of action has taken place in Delhi, but still A filed a case against B in Kerala. Now normally the territorial jurisdiction will be in Delhi, but it is the responsibility of the defendant to show the court कि हाँ उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन दूसरे जगह पे पड़ता है, दूसरे जगह के कोर्ट के अंदर आता है। तो अगर ये डिफेंडेंट शो नहीं करता है और जिस कोर्ट में सिविल सूट फाइल हुआ था उसने एक डिक्री पास कर देता है, दैट डिक्री विल बी कंप्लीटली वैलिड, दैट विल नॉट बी वॉइड एब इनिशियो। ओनली इन केस ऑफ फेलियर ऑफ जस्टिस द वॉइड कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड और एल्स नॉट। तो इसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बोथ पिक्यूनियरी एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। तो जो सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है उसमें ये कहा गया है, वो डील किया गया है सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी में। ठीक है, सेक्शन 9 क्या कहता है कि द सिविल कोर्ट विल हैव जुरिस्डिक्शन इन ऑल द कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, नंबर 1 ऑफ द प्योर सिविल सूट एंड नंबर 2 ऑफ ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। ठीक है, ये दोनों तरीके की केसेस में हर एक सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन रहेगा। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि ऑल द सिविल सूट, प्योर सिविल सूट और सिविल नेचर के सारे सूट में सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। अब दूसरी तरफ आइए, देखिए, एक्सेप्ट फॉर दोज एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइडली बार्ड। तो अगर किसी लॉ में एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली अगर बार्ड नहीं किया गया है तो कोई भी केस, कोई भी सिविल नेचर की या सिविल सूट सिविल कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। ठीक है, अब हम ये दोनों जो प्रोविज़न है इस दोनों को इंडिविजुअली समझेंगे। तो देखिए, पहला बोला जा रहा है कि ये सूट, जो 2 तरीके की सूट बोला गया है, वन इज़ प्योर सिविल सूट,
और दूसरा है सूट ऑफ सिविल नेचर। ठीक है, तो प्योर सिविल सूट क्या है? प्योर सिविल सूट में बोला जा रहा है कि इन दिस सूट देयर इज अ कंप्लीट and only a question of legal nature, a legal question is there, only in case of a legal violation of a legal right, that will be a pure civil suit. For example, A files a suit against B for breach of contract. तो यहाँ पे जो प्रोविजन है that is purely legal in nature, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, स्पेसिफिक रिलीफ हो, उसके बेसिस पे ये सूट फाइल किया गया है, तो दैट इज प्योरली लीगल इन नेचर, तो इट विल बी अ प्योर सिविल सूट। लेकिन जो सूट ऑफ सिविल नेचर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें भी मेन जो इशू होता है, मेन जो क्वेश्चन होता है वो लीगल ही होता है, लीगल क्वेश्चन ही होता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उसके साथ कुछ एसोसिएटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कोई सोशल इश्यूज हो गया या फिर कोई रिलीजियस इश्यूज हो गया। The most efficient, most proper example is the recent अयोध्या इशू। तो जो अयोध्या इशू था, जो बाबरी मस्जिद डेमोलिशन और अयोध्या इशू, जो राम मंदिर बनाने की बात की गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन पहले केस चला था, उसको बोला गया था दैट वाज ए सूट ऑफ सिविल नेचर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ रिलीजियस इश्यूज थे, जैसे क्या बाबरी मस्जिद बनने से पहले वहाँ पे राम मंदिर था, क्या वो राम जन्मभूमि था, वगैरह वगैरह। तो दीज आर सम रिलीजियस क्वेश्चंस। लेकिन इस केस में, उस सूट में जो मेन इशू था वो क्या था? द मेन इशू वॉज ए लीगल क्वेश्चन, दैट वॉज राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस एज गारंटीड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो मेन इशू है वो लीगल है, लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड कुछ सोशल और रिलीजियस इश्यूज हो सकते हैं। Let us take another example. If suppose a person has been outcasted, मतलब उसको अपने कास्ट से निकाल दिया गया, so it is purely a social issue. There is no legal question in it. तो यहाँ पे ये this will not neither will be a pure civil suit nor it will be a suit of civil nature. लेकिन अगर उसको कास्ट से निकलने के बाद उसके जो राइट्स है, लीगल जो राइट्स है, वो अगर उनको डिनाई किया गया, फॉर एग्जांपल ही इज़ डिनाइड एंट्री इन पब्लिक प्लेसेस बेस्ड ऑन हिज कास्ट, ही इज़ डिनाइड द राइट टू फूड और राइट टू वर्क बेस्ड ऑन हिज कास्ट, तब जाकर के एक लीगल क्वेश्चन आ जाता है। तो वहाँ पे एक सोशल इशू तो है ही, लेकिन सोशल इशू एक एक्सेसरी फैक्टर है, लेकिन जो मेन इशू है वो है लीगल फैक्टर। तो तब जाकर के वो बन जाएगा सूट ऑफ सिविल नेचर। ठीक है दोस्तों, तो ये दो डिफरेंस है, प्योर सिविल सूट और सूट ऑफ सिविल नेचर। तो सेक्शन 9 में ये बोला जा रहा है कि दोनों प्योर सिविल सूट और सूट ऑफ सिविल नेचर दोनों सिविल कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है, इसमें कोर्ट को अलाउ किया गया कि सारे केसेस आप कोर्ट पे, सिविल कोर्ट पे जा सकता है। तो दूसरा जो है दैट इज द रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजन, एक्सेप्ट जहाँ पे कहा गया है, एक्सेप्ट फॉर दोज सूट्स एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। तो यहाँ पे भी फिर दो प्रोविजन आ जाता है, दो एंटिटी आ जाता है, वन इज एक्सप्रेसली बार्ड एंड दूसरा इज इम्प्लाइडली बार्ड। अब एक्सप्रेसली बार्ड का मतलब ये होता है कि बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जहाँ पे सिविल कोर्ट के अलावा उस लॉ में एक एडजुडिकेटिंग बॉडी बनाने की बात की गई है, और उस लॉ में ये एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया गया है कि केसेस रिलेटेड टू दिस लॉ विल गो ओनली इन दोज एडजुडिकेटिंग बॉडीज ओनली। फॉर एग्जाम्पल रेंट ट्राइब्यूनल, अगर रेंट को लेकर के कोई डिस्प्यूट होता है तो वो रेंट ट्राइब्यूनल में जाएगा। टैक्स ट्राइब्यूनल, टैक्स को लेकर के कोई डिस्प्यूट होता है तो वो टैक्स ट्राइब्यूनल में जाएगा। सिमिलरली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वहाँ पे भी एक ट्राइब्यूनल की बात की गई है। तो ये सारे जो लॉज हैं यहाँ पे एक्सप्रेसली मेंशन किया गया है, और यहाँ पे एक एक्सक्लूसिवनेस, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस। तो द केसेस रिलेटेड टू दोज लॉज कैन नॉट बी फाइल्ड इन द सिविल कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेसली बार कर दिया गया है कि ये सारे दिस केसेस विल गो ओनली इन द रेस्पेक्टिंग एडजुडिकेटिंग बॉडी ओनली। तो जो रेंट रिलेटेड केसेस है वो ना तो सिविल कोर्ट में फाइल किया जा सकता है, ना तो टैक्स ट्राइब्यूनल में फाइल किया जा सकता है, किसी भी एडजुडिकेटिंग बॉडी में फाइल नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ रेंट ट्राइब्यूनल में ही फाइल किया जा सकता है। सिमिलरली टैक्स रिलेटेड जो केसेस है वो सिर्फ टैक्स ट्राइब्यूनल में ही फाइल किया जा सकता है, ना तो वो सिविल कोर्ट में जा सकता है, ना तो वो रेंट ट्राइब्यूनल में जा सकता है।
ना ही वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में जा सकता है, किसी भी ट्राइब्यूनल में नहीं जा सकता। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेस प्रोविजन जहाँ पे ये कहा गया है कि एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि ये केसेस सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा। और दूसरा है इम्प्लाइडली बार्ड। इम्प्लाइडली बार्ड में ये बोला जा रहा है कि बहुत सारे लॉज में एक एक्सक्लूसिव प्रोविजन, जो प्रोविजन ऑफ एक्सक्लूसिविटी है, ये मिसिंग है। बेस्ट एग्जाम्पल इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी कंज्यूमर कोर्ट की बात की गई है, एक अलग से एडजुडिकेटिंग बॉडी की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी एक्सप्रेस प्रोविजन ऐसा नहीं है कि केसेस रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन विल गो ओनली टू कंज्यूमर कोर्ट। तो ये प्रोविजन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस इज मिसिंग इन केस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये हो गया एक इम्प्लाइडली बार्ड, क्योंकि एक्सप्रेसली बार्ड नहीं है लेकिन बार्ड है, रेस्ट्रिक्शन है, तो दिस इज इम्प्लाइडली बार्ड। लेकिन इसका मतलब क्या ये कि कंज्यूमर रिलेटेड कोई भी केस सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता? ऐसा नहीं है। इन मेनी केसेस द केसेस मे गो टू सिविल कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट लॉ डज नॉट प्रोवाइड अ सफिशिएंट रेमेडी, तो इस केसेस में वो केस सिविल कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर एडजुडिकेटिंग बॉडी है, जो पर्टिकुलर एडजुडिकेटिंग बॉडी बनाया गया है, दैट इज अनेबल टू प्रोवाइड द रेमेडी दैट द पार्टी शुड गेट। एंड द लीगल मैक्सिम ये कहता है कि यू बी जस्ट ई बी रेमेडियन, मतलब वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी। तो अगर लॉ में सफिशिएंट रेमेडी प्रोवाइड भी नहीं किया गया है और पार्टी को सिविल कोर्ट जाने से भी रोक दिया जाए, तो ये यू बी जस्ट ई बी रेमेडियम प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस मैक्सिम को प्रोटेक्ट करने के लिए जब रेमेडी सफिशिएंटली नहीं प्रोवाइड किया जाता है उस पर्टिकुलर एक्ट में, तब वो पार्टी सिविल कोर्ट मूव कर सकता है और उसकी जो रेमेडी है, जो रिलीफ है, वो क्लेम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन को बहुत अच्छे से फॉलो करना होता है कोर्ट को, वरना अगर इसके वायलेशन पे कोई डिक्री या ऑर्डर पास हो जाता है तो दैट डिक्री और ऑर्डर विल बी void and it will be null। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पिक्यूनियरी और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।